वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर की पिछली क्लासों में हम जो सेकेंड यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उस पर चर्चा कर रहे थे। जिसमें हमने पिछली क्लासों में जो टॉपिक डिस्कस किए, मैं हल्का सा उनको बता देता हूँ ब्रीफली। जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा की वो टॉपिक हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, धात्विक गुण, संकुल बनाने की प्रवृत्ति, परमाणुवीय व आयनिक आकार, रंग व स्पेक्ट्रम, गलनांक, आयनन विभव, क्रियाशीलता, चुंबकीय गुण, बाहुल्यता। इन सब टॉपिक पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम उसी क्रम में आगे जो है चर्चा करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के समजात सदस्यों की प्रथम श्रेणी के समजात सदस्यों से तुलना। देखो, एक ही वर्ग में आने वाले जो तत्व है वो समजात तत्व कहलाते हैं, और प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो एलिमेंट उपस्थित हैं उनकी तुलना या उनसे हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों की तुलना आज करेंगे, तुलनात्मक स्टडी करेंगे। तो देखो, यदि हम 3D, 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में तुलना करें तो बहुत कुछ समानताएं व विभिन्नताएं पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि सबके गुण एक जैसे तो नहीं होते, पर लगभग समान भी हैं और कुछ इनमें भिन्नता भी है। तो कहाँ कहाँ भिन्नता है, कहाँ कहाँ समानता है, उस पर हम चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। इन गुणों की तुलना अथवा तुलनात्मक अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहला जो है पॉइंट आपका आता है परमाणुवीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। तो देखो, परमाणुवीय त्रिज्या की हम बात करें, जैसे कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो है आपका परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। तो देखो, जब हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण से हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आपकी एटॉमिक रेडियस या परमाणुवीय त्रिज्या से कहते हैं वो भी बढ़ेगी। परंतु जब हम 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी से 5D श्रेणी, जिसे हम तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, तो 4D से 5D श्रेणी में जाते हैं तो आशानुरूप वृद्धि नहीं होती और दोनों श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर पाया जाता है, क्योंकि 5D श्रेणी में HF के पहले 14 लेंथेनाइड तत्व आते हैं, हैफनियम से पहले 14 लेंथेनाइड तत्व आते हैं, जिससे जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप परमाणुवीय आकार में कमी प्रेक्षित की जाती है और आकार में होने वाली यह कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ये भी हम बीएससी फर्स्ट ईयर में खूब डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, जो आपकी पहली यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें अब अगला जो पॉइंट है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। क्यों समान हो जाता है, जरा हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड, और एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड। तो देखो, ये आपके 3D श्रेणी, ये 4D, ये 5D। 3D श्रेणी में हम बात करते हैं, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से लेकर आगे स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो देखो, यहाँ पर स्कैंडियम की जो रेडियस है वो है 165 पिकोमीटर। ये आगे लिखनी थी मुझे, पर आगे नहीं लिख पाया, इसको पीछे लिखा है मैंने। तो 162 पिकोमीटर। इससे आगे हम एक ही आवर्त में आगे बढ़ रहे हैं। टाइटेनियम देखो 162 से 147 रह गई, फिर टाइटेनियम से हम वेनेडियम की तरफ बढ़ते हैं, 134 पिकोमीटर रह गई है। क्रोमियम के 130, मैग्नीज के 127 और आयरन के 126 पिकोमीटर यहाँ पर त्रिज्या है। तो हमने ये भी कहा था कि जनरल जो ट्रेंड आपका आवर्त सारणी का है, किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुवीय त्रिज्या का मान कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पर एक आवर्त में जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, और जेड इफेक्ट का मान बढ़ने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण का मान बढ़ जाता है। इस कारण से परमाणुवीय त्रिज्या में कमी प्रेक्षित होती है। ठीक इसी प्रकार आप 4D श्रेणी में देख लो, इट्रियम जो है सबसे आगे आने वाला, यहाँ इट्रियम यारी जरा निभाओ मौत तक वाली जो आपकी सीरीज है, इट्रियम की 178 पिकोमीटर, जिरकोनियम की 166, नोबेलियम की 146, 139, 136 और 134 रुथेनियम की। तो देखो, आप लेफ्ट से राइट जाने पर आपकी त्रिज्या का मान घट रहा है। इसी प्रकार आप हैफनियम में देख लो, टेंटेनलम में, टंगस्टन में, रीनियम में, ऑस्मियम में। ये तो हो गई आपकी एक आवर्त की बात। लेकिन एक ग्रुप में बात करें हम, तो देखो ऊपर से नीचे आने पर हमने कहा 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। तो देखो, यहाँ पर जिरकोनियम की कितनी है, 100
66 पिकोमीटर और हैफनियम की कितनी है 167 पिकोमीटर, जबकि ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। इन दोनों के त्रिज्याओं में कोई विशेष अंतर नहीं है ज़्यादा, लेकिन 3D से 4D में आने पर देखो यहाँ 147 पिकोमीटर और यहाँ 100 जो है 66 पिकोमीटर, तो यहाँ पर 19 पिकोमीटर का इनकी जो है त्रिज्या में अंतर आ रहा है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पर देखो मैग्नीज की ले लो आप, मैग्नीज की 127 पिकोमीटर होती है, तो मैग्नीज से टेक्नीशियम पर आते हैं तो 136 पिकोमीटर जाती है, तो यहाँ से यहाँ आने पर जो है 9 पिकोमीटर का वेरिएशन आ रहा है। और टेक्नीशियम से यदि हम जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में हम आ रहे हैं तो 136 और 137 पिकोमीटर, तो देखो समजात में इनकी जो त्रिज्या है लगभग समान है, 136 पिकोमीटर 137 पिकोमीटर 134 पिकोमीटर 135 पिकोमीटर। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो इनके आकार समान होते हैं वो किस कारण से होते हैं, या मेनली ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार लगभग समान होते हैं। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है इसका तुलनात्मक अध्ययन वो है आक्सीकरण अवस्था। जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो किस प्रकार से वेरी करते हैं। 3D 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे कि यह परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो बढ़ती है, जिससे आक्सीकरण अवस्था की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हम जो है सीरीज आपकी 3D हो 4D हो या 5D हो, मध्य में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होने के कारण मध्य में उपस्थित तत्व अधिकतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपने देखा मैग्नीज वगैरह जो सेंटर में उपस्थित हैं यह सर्वाधिक ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि आक्सीकरण अवस्था की संख्या घटती जाती है। इन तत्वों की स्थायी आक्सीकरण अवस्था को निम्न सारणी द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो ये परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते हैं, लेकिन इनकी स्थायी ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हैं जो ये दिखाते हैं, उन पे हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये आपकी 3D श्रेणी या 4D या 5D। 3D श्रेणी का जो प्रथम एलिमेंट है वो स्कैंडियम है, इसका एट्रियम है, इसका लेंथेनम है। अब देखो स्कैंडियम की +3 आक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, टाइटेनियम +4, इसकी +4, इसकी +3, इसकी +2, इस आयरन की जो है +2 +3 होती है। फिर देखो यहाँ से देखो आप इस जगह से अपने आप इनकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर घटता हुआ जा रहा है। यहाँ +2 +2 +1 और +2 भी शो करता है। और अंत में जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये सब के सब अपने +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये H के इलेक्ट्रॉन तो त्याग देते हैं H से सबसेल के, लेकिन इनके D सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ये ओनली +2 आक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि D सबसेल पूर्ण रूप से भरी हुई है और पूर्ण कक्षकों का विन्यास जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो इसी प्रकार आप इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर रीनियम की +3 से लेकर +7 तक ये शो करता है, +3 से लेकर +8 तक ये आक्सीकरण अवस्था शो करता है। तो इस टेबल के माध्यम से आप इनकी आक्सीकरण अवस्थाओं को याद रख सकते हैं। प्रारंभ के तत्वों में D तथा S इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं अथवा निष्कासित हो जाते हैं, अतः आक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। परंतु बाद के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, जिससे अंतिम तत्वों की आक्सीकरण अवस्था में कमी होती है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपको नोट करने योग्य पॉइंट है, क्योंकि अंत के तत्व भी तो D इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि इनमें जो है Z इफेक्ट जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं उसका मान अधिक हो जाता है, और इस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना मुश्किल हो जाता है। यदि हम 6B वर्ग के तत्वों पर विचार करें तो क्रोमियम +3 आक्सीकरण अवस्था में अत्यधिक स्थायी होता है। यदि हम क्रोमियम +6 पर विचार करें तो यह अस्थायी होता है, वह प्रबल आक्सीकारक होता है तथा क्रोमियम +6 आक्सीकरण अवस्था से क्रोमियम +3 में परिवर्तित हो जाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य जैसे मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, +6 आक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं। संक्षेप में हम संक्रमण तत्वों के आक्सीकरण अवस्थाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो अब ये जो वर्ग हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 3rd किसे कहते हैं, 4B किसे कहते हैं, 5B किसे कहते हैं, 7B किसे कहते हैं या 1B किसे कहते हैं। ये मैं आपको आवर्त सारणी वाली जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो सबसे पहले 3rd वर्ग जो होता है ये आपका तीसरा वर्ग होता है जो स्कैंडियम वाला होता है। तो 3rd वर्ग के तत्व इस वर्ग के सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 है, क्योंकि इन तत्वों में से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निष्कासित हो जाते हैं। इस कारण से इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है। आगे बढ़ते हैं हम।
फोर्थ बी वर्ग के तत्व, इस वर्ग की आक्सीकरण अवस्था +4 होती है। 5b वर्ग के तत्व, इस वर्ग की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +5 होती है, लेकिन वेनेडियम +4 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6b वर्ग के तत्व। इस वर्ग में मोलिब्डेनम टंगस्टन दोनों समानता दर्शाते हैं, परंतु क्रोमियम के गुण तथा आक्सीकरण अवस्था इनसे अलग होते हैं। यह तत्व +4 +5 +6 आक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ये आक्सीकरण अवस्था जलीय माध्यम में स्थायी होती है। जो इनके हायर ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो इनके जलीय विलयन या जलीय माध्यम में अधिक स्थायी होते हैं। हम बात करते हैं अब 7th बी की। 7th बी वर्ग के तत्व, इस वर्ग में टेक्नीशियम जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसे कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किया जाता है या बनाया जाता है तथा इसमें रेडियो एक्टिवता पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3rd बी वर्ग का कौन सा वो तत्व है जो रेडियो एक्टिव है या रेडियो एक्टिवता शो करता है, तो आपका आंसर होगा टेक्नीशियम। इस वर्ग में मैग्नीज +2 D5 विन्यास के कारण स्थायी होता है, जबकि रीनियम व टेक्नीशियम +7 आक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं। +7 आक्सीकरण अवस्था कौन सी, इनकी कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं, जैसे रीनियम टेट्राऑक्साइड और टेक्नीशियम टेट्राऑक्साइड। ये 2 एग्जाम्पल है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से उदाहरण देकर समझे जिसमें रीनियम या टेक्नीशियम +7 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करते हैं KMnO4 में मैग्नीज +7 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं 8th बी वर्ग जो होता है आपका। 8th बी वर्ग में देखो क्या होता है। इस वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहली श्रेणी है, पहला वर्ग है वो है आयरन श्रेणी या Fe श्रेणी या Fe वर्ग। इन तत्वों में आयरन अधिकतम आक्सीकरण अवस्था +6 प्रदर्शित कर सकता है, जबकि रुथेनियम ओस्मियम अधिकतम आक्सीकरण अवस्था +8 प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि इनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 और +4 होती है। इसी प्रकार से आयरन की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होती है। 8th बी के जो 2nd श्रेणी है वो कहलाती है आपकी कोबाल्ट श्रेणी या कोबाल्ट वर्ग। इस वर्ग के तत्व अधिकतम +5 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु ये अवस्था स्थायी नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी के जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो अस्थायी आक्सीकरण अवस्था है। इसके बाद कोबाल्ट के लिए +2 व +3 तथा रोहडियम व इरिडियम के लिए +3 आक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। इसी के बाद हम बात करते हैं तीसरी जो 3rd बी की जो श्रेणी है, थर्ड नहीं 8th बी की जो आपकी सीरीज है, तीसरी निकिल श्रेणी या निकिल वर्ग। इस वर्ग की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +2 होती है, परंतु पैलेडियम व प्लेटिनम द्वारा +4 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है और ये स्थायी भी होती है। प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड में प्लेटिनम +6 आक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, लेकिन यह आक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है। हम बात करते हैं अब 1b वर्ग के तत्व। 1b वर्ग के तत्व कौन से होते हैं बताएं मुझे। जो AU सीरीज के गोल्ड सीरीज के हैं वो। इस वर्ग की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +1 होती है, परंतु AU द्वारा +3 आक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित की जाती है और यह स्थायी भी होती है। AU द्वारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें +3 आक्सीकरण अवस्था शो करी जाती है, तो है ऑर्नम डाइऑक्साइड। तो AU2O3 जो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो स्थायी है और इसमें ये +3 आक्सीकरण अवस्था शो करता है। जो है आपका 2nd बी जो अंतिम जिंक वाला जो है वर्ग है। इस वर्ग की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इस वर्ग में D कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, इस कारण से ये +2 ही आक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसके बाद एक स्पेशल नोट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आप लोगों के लिए। उपरोक्त सारणी व बिंदुओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती है। ये हमने देखा भी कि परिवर्तनशीलता ये शो करते हैं। इनके अलग अलग उदाहरण हमने देखे हैं।
एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। जैसे हमने देखा आयरन में +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी होती है, लेकिन उसके संगत जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। जैसे और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वेनेडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है जबकि टेंटेलम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक इसी प्रकार क्रोमियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है तो टंगस्टन की +6 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपकी जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, मैग्नीज की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है जबकि रीनियम की +7 अधिक स्थायी होती है या अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इन सब का मुख्य कारण यह है कि परमाणुीय आकार की वृद्धि से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्वता बढ़ती है। तो ये आज का जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर वाला तुलनात्मक जो अध्ययन था प्रथम संक्रमण श्रेणी से वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो तीसरा जो है पॉइंट है वो है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तुलनात्मक तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आगे स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो लेक्चर में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा